ऐसी क्या ज़रूरत है कि बाकी लोगों को जमात इस्लामी के बारे में जानना चाहिए? दरअसल ये एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है। व्हाट एक्चुअली डज इस्लाम मीन, इस्लाम का असल मतलब क्या है, ये हमें अपने लोगों को भी बताने की ज़रूरत है। हमें इस्लाम का नुमाइंदा होना था, तो हमें देख के लोग जानते कि ये इस्लाम है। लेकिन ये एक विडंबना है कि हमने उसको वैसे रिप्रेजेंट नहीं किया। हमसे मुराद इस मुल्क के मुसलमान। फैमिली प्लानिंग की इजाज़त नहीं देता है, ईश्वर नहीं देता है। जब हम कुरान को पढ़ते हैं, मैं आपको चाहूँगा कि आप कुरान को पढ़ें और उसका जो लीगल पोर्शन है उसको ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए कि इंसान का पैदा करने वाला इंसान की ज़रूरतों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष आनंद और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। आज हमारे स्टूडियो में ख़ास मेहमान हैं, जमात इस्लामी से जुड़े पदाधिकारी हैं। और क्योंकि जमात इस्लामी के जो 75 वर्ष हैं उसकी स्थापना के वो मनाए जा रहे हैं, उसके सिलसिले में वो कुछ बातचीत रखेंगे। हम भी उनसे जानना चाहेंगे जमात इस्लामी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे हैं जिनको जानकारी नहीं होगी कि ये संस्था क्या है, क्या करती है, इसका क्या अचीवमेंट है जिसका जश्न मनाया जा रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आशीष भाई। तो पहले तो थोड़ा हम आपसे परिचय जानेंगे कि आपका जमात इस्लामी में क्या पद है, नाम वगैरह क्या है। मेरा नाम अहमद अजीज़ ख़ान है। मैं यूपी वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा यूपी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्ट यूपी और वेस्ट यूपी। तो मैं यूपी वेस्ट का अध्यक्ष हूँ जमात इस्लामी के अंदर। तो अभी अजीज साहब, मतलब क्या इस जो अभी कार्यक्रम जो चल रहे हैं आपके, जो मनाया जा रहा है स्थापना का जो वर्ष है, तो इसमें क्या अचीवमेंट हैं? जैसे कुछ चीज़ें हमारे पास आप लोगों की पहले से डॉक्यूमेंट के शक्ल में आ चुकी हैं, तो वो हम एक जनरल उसमें जानना चाहेंगे। दरअसल आशीष भाई, पहले तो मैं ज़रा सा इस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम किसी जश्न को नहीं मना रहे हैं। अच्छा। दरअसल हम एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है इस मुल्क के अंदर। तो एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन जब किसी पड़ाव पे पहुंचती है तो वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करती है और ये जानना चाहती है कि हमने 75 साल में इस मुल्क में किस तरह का इम्पैक्ट जनरेट किया है, या हमने इस मुल्क को और उसके आवाम को क्या दिया है और आगे हमें क्या करना है। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार और आमादा करना। ये पड़ाव हमें इस तरफ ले जाता है, ना कि हम इसको कहीं सेलिब्रेट करने के सिलसिले से कोई आयोजन कर रहे हों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसी क्या ज़रूरत है कि बाकी लोगों को जमात इस्लामी के बारे में जानना चाहिए? दरअसल जमात इस्लामी हिंद जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुल्क के तमाम आवाम के लिए, यानी ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए काम करती है। दरअसल ये एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है और इस्लाम को एज एन आइडियोलॉजी मुल्क के आवाम के सामने, यानी उम्मत मुस्लिमा के सामने भी, क्योंकि आज की तारीख़ में उनको भी बताने की ज़रूरत है कि व्हाट एक्चुअली डज इस्लाम मीन, इस्लाम का असल मतलब क्या है, ये हमें अपने लोगों को भी बताने की ज़रूरत है। और दूसरे इस मुल्क के हमारे जो बिरादरान वतन हैं, जो हमारे वतनी भाई हैं, वो चाहे हिंदू हों, सिख हो, ईसाई हों, वो जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हों, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि इस्लाम एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और वहाँ पे एक बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं। वो गलतफ़हमियों का रीज़न हमारी तरफ से भी है और दीगर इश्यूज़ भी हैं। यानी हमारी तरफ से ये है कि हमारी लैकिंग ये है कि हमें देख के लोगों को इस्लाम समझ लेना चाहिए था, बट डू वी एक्चुअली रिप्रेजेंट इस्लाम, ये एक सवाल है जो इस मुल्क के मुसलमानों की तरफ जाता है कि हमें इस्लाम का नुमाइंदा होना था, तो हमें देख के लोग जानते कि ये इस्लाम है। लेकिन ये एक विडंबना है कि हमने उसको वैसे रिप्रेजेंट नहीं किया। हमसे मुराद इस मुल्क के मुसलमान। दूसरी बात यह है कि एक एंटी प्रोपेगेंडा कैंपेन भी चलती है, जिसको हम इस्लामोफोबिया कह लें आज की तारीख़ में, जो उसको सही टर्म दी गई है। तो इस टर्म के चलते भी इस मुल्क के आवाम के दरमियान, ख़ास तौर से जो हमारे
वतनी भाई हैं उनके दरमियान इस्लाम को लेकर बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। हमें इस मौके पे इस चीज़ को हम 75 साल से इस मुल्क के अंदर करते आ रहे हैं। आप देखिए कि मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा किताबों का, लिटरेचर का, इस आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और ख़ुद हमारे जो वतनी भाई हैं उन तक इस्लाम के सही रिप्रेजेंटेशन के सिलसिले में एक बहुत वसी लिटरेचर, बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कहें कि एक मरकज़ी मकतबा इस्लामी है, एक मदरसे संदेश संगम है, दीगर और इस तरह के इस्लामिक साहित्य ट्रस्ट है। तो ये सब ने मिल के इतना लिटरेचर तैयार किया है कि लोग अगर उससे रब्ता करें, उससे कनेक्ट हों, तो वो इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और अपने गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना कर देना काफ़ी नहीं होता है कि हम कुछ किताबें छाप दें, बल्कि हमें लोगों के दरमियान में जाना है, उनसे डायलॉग करना है, उनसे इंटरेक्ट करना है, और यही काम हम इस मुल्क के अंदर लगातार कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। और आशीष भाई, ये बात भी बहुत अहम है कि किसी काम को एक लंबे पीरियड तक मुतबादिर करना, कंसिस्टेंसी के साथ करना, ये एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हंगामी तौर से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं और करते रहते हैं लोग कि बड़े आयोजन हुए, बड़े प्रोग्राम्स, और उसका एक छोटा सा एक टेम्परेरी इम्पैक्ट होता है। वो इम्पैक्ट कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ किसी कंट्री के अंदर उसके तमाम आवाम के साथ मिल के काम करना, तमाम सिटीजन्स के साथ मिल के काम करना, ये एक बड़ा काम होता है जो जमात इस्लामी का एक तरह से मैं ये कहूँ कि उसकी ये पहचान है इस मुल्क के अंदर, तो ये गलत नहीं है। अच्छा, आप लोगों से मुलाकात से पहले असल में क्योंकि जमात इस्लामी को लेकर मेरी बहुत जानकारियाँ नहीं हैं, मेरी खुद की नहीं है, हो सकता है हमारे दर्शकों की भी बहुत सारे लोगों की नहीं होगी, तो मैंने थोड़ा सा उसका स्टडी किया। तो उस स्टडी की बुनियाद पे मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा। स्टडी मेरी जो सामने जो मेरे पास आई, जो मैंने पढ़ा इंटरनेट के माध्यम से, वो ये कि 1941 में जमात इस्लामी का गठन हुआ मौलाना अबुल आला मौदूदी की नेतृत्व में, और उससे ही आप लोगों का सिलसिला। और ये आपके एक डॉक्यूमेंट जो हमारे पास प्रिंटेड, जो एक सॉफ्ट कॉपी हमको मिली है, उसमें भी ये लिखा हुआ है, तो मैंने उसको कंफर्म किया, तो उसमें भी था ये। तो ये मैं जो जानना चाहता हूँ, पहला सवाल मेरा ये है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी कश्मीर, ये भी अपना सिलसिला मौलाना मौदूदी से ही मानते हैं। तो जमात इस्लामी हिंद, जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी कश्मीर, इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, फ़र्क क्या है? दरअसल आपने कहा कि 1941 में जमात इस्लामी हिंद का गठन हुआ, ठीक है। मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में। 1948 में इस मुल्क के अंदर जमात इस्लामी का 16 अप्रैल को गठन हुआ, जमात इस्लामी हिंद। मैं एम्फसाइज़ करूंगा इस बात पे कि आप इसको इसी तरह से सुने और देखें कि जमात इस्लामी हिंद है जो इस मुल्क में काम कर रही है सिंस 1948। लिहाजा आप ये सवाल किया कि कनेक्शन या कहें कि बुनियाद जो है वो मौलाना मौदूदी से है। ये बात सही है कि जो इस्लामिक आइडियोलॉजी जिसके ऊपर ये जमात कायम हुई, वो उसके जो संस्थापक हैं वो मौलाना मौदूदी हैं। लेकिन आज़ादी के बाद जब मुल्क में अलग अलग हिस्से हो गए और उसमें जमात इस्लामी की अलग अलग जमातें हो गई, यानी जमात इस्लामी कश्मीर आपने नाम लिया, जमात इस्लामी हिंद, जमात इस्लामी पाकिस्तान, और अब जमात इस्लामी बांग्लादेश भी है। ये इंडिपेंडेंटली काम करने वाली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो अपना पॉलिसी, अपना प्रोग्राम, अपने मुल्क के हालात, उसके अंदर मौजूद उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फॉलो करते हुए, जहाँ तक कि उसकी लिमिटेशन है उसको अवॉइड करते हुए वो अपने प्रोग्राम्स बनाती है
और इस मुल्क के आवाम को उसकी ज़रूरतों को सामने रख के अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करती है और हर 4 साल में एक पॉलिसी प्रोग्राम डिक्लेयर करती है, जो पूरा एक प्लान होता है और उसमें उसके अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें तय होती हैं। तो ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका आपस में कोई किसी तरह का कोई संबंध नहीं है एज ऑपरेशन। बट जो Ideologically सिमिलैरिटी का जहाँ तक बात है, वो सिमिलैरिटी आइडियोलॉजी की सिमिलैरिटी है। वो क्या क्योंकि है? पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी है, जिस मौलाना मौदूदी का जब आप उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे तो इस्लाम को इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो पूरी ज़िंदगी के गुजारने का एक तरीक़ा है, ये इस आइडियोलॉजी का बेस है कि इस्लाम जो है वो कुछ रिचुअल्स का नाम नहीं है, बल्कि वो ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है और वो फ्रॉम बर्थ टू डेथ इंसान के हर मामले में उसको गाइड करता है और इंसान को उसको अवॉइड करना चाहिए। इस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है जमात इस्लामी हिंद, वो चाहे मुल्क में कहीं पे भी हो। आपने बताया कि आइडियोलॉजिकली जो है जमात इस्लामी क्या करने की कोशिश कर रही है और उसका जो आइडियोलॉजी है वो इस्लाम के बारे में जो आपने बताया कि वो जीवन जीने का तरीका है। तो मतलब ये बात तो कोई उलझी हुई नहीं है कि सभी जगह जहाँ पर भी जमात इस्लामी जिस भी मुल्क में काम कर रही होगी उसका स्ट्रक्चर जो भी हो, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो मौलाना मौदूदी के दिए हुए जो भी रास्ते, उनकी आइडियोलॉजी, जो भी उन्होंने सिद्धांत उन्होंने लोगों के सामने रखे होंगे, उनको फॉलो करते हैं। मैंने जो मेरी जानकारी में है कि जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो उस वक्त बंटवारे के ख़िलाफ़ थे मौलाना मौदूदी, कि ये जो बंटवारा है ये नहीं होना चाहिए। इसका कारण उनका जो था वो ये सामने आता है कि हमें अलग अलग मुल्क बनाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमें जब वो मानते हैं कि हमें इस्लामिक बेस पे हमें जब काम करना है और उसका सेंटर जो है एक खिलाफत हो सकती है, तो खिलाफत होने के लिए मतलब कोई नया देश बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ पर भी है खिलाफत का वहाँ विस्तार होना चाहिए। ये चीज़ उनके उसमें थी और इस बेस पे उन्होंने मुस्लिम लीग को भी और मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने कहा कि ये गलत है, इनका जो भी रास्ता है वो इनका गलत है। और पाकिस्तान बनने के बाद, क्योंकि वो खुद भी पाकिस्तान शिफ्ट हो गए बाद में, और वहाँ जाके भी उन्होंने इस बात इन चीज़ों को रखा, अपनी बातों को रखा, लेकिन जो सेकुलरिज्म का रास्ता जो अपनाया मोहम्मद अली जिन्ना ने, इसको उन्होंने उसको गलत बताया उन्होंने कि ये एक ऐसा स्टेट है जो इस्लामिक स्टेट नहीं है। इस रूप में उन्होंने उसको गलत माना, मतलब वो सेकुलरिज्म के को ठीक नहीं मानते थे इस बनिस्बत की जो है इस्लाम और सेकुलरिज्म में जब वो किया जाए, तो उनके जो विचार थे सेकुलरिज्म को लेके, तो क्या उनको फॉलो आज किया जमात इस्लामी करती है? दरअसल देखिए आशीष साहब, बात यह है कि जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी को फॉलो करती है ये कहना सही नहीं है, बल्कि एक्चुअली ओरिजिन जो है वो कुरान यानी अल्लाह की किताब और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, ये है ओरिजिन। किसी भी मुसलमान के लिए है तो जमात इस्लामी के लिए भी वही है। मौलाना मौदूदी ने उस पूरे काम को एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया, एक स्थापना की, ऐसे जमात की, ऐसी तंजीम की जो आवाम तक इस कंसेप्ट को लेके जाएगा और एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप करेगा इस सिलसिले में कि लोग इस तरीक़े को, इस आइडियोलॉजी को, क्योंकि आप ये जानते हैं, आप ने जो इस तरह की स्टडी अपनी अभी प्रेजेंट की है, ये जाहिर करती है कि आप दीगर आइडियोलॉजीज़ को भी स्टडी करते हैं। यानी मुल्क, इस दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म है, इस दुनिया के अंदर सोशलिज्म है,
और कम्युनिज्म है, दीगर और इस तरह की आइडियोलॉजीज़ हैं। और आजकल मतलब अगर हम कहें कि हिंदुत्व को भी एक आइडियोलॉजी ले तो वो भी एक आइडियोलॉजी की तरह से मौजूद है। तो आज की डेट में इस मुल्क के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक आइडियोलॉजीज़ का स्ट्रगल है। तो ऐसे में इस्लाम को एज आ आइडियोलॉजी प्रेजेंट करना, यही ख़ासियत है मौलाना मौदूदी के इस पूरे इनिशिएटिव की और ये ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बुनियाद पर बना। मतलब मैं ये जो मतलब फॉलोइंग से मतलब मेरा ये नहीं था कि जमात इस्लामी किसी व्यक्ति को फॉलो इस रूप में कर रही है कि वो इस्लाम और कुरान उसका बेसिक है उसका। अमूमन वैसे जितने भी जो धार्मिक संगठन हैं अगर जो इस्लामिक उसके हैं तो वो सभी का लगभग यही मानना होता है कि हम फॉलोअर किसके हैं, पैगंबर के फॉलोअर हैं, वो कुरान के फॉलोअर हैं, इस्लाम के फॉलोअर हैं, व्यक्ति किसी पर्सनल के नहीं हैं, ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन इसके बावजूद कोई लोग रिप्रेजेंट तो कर ही रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को, अलग अलग जगह पे कोई ना कोई ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते ही हैं जो उस चीज़ कहते हैं। मौलाना मौदूदी का जो मैं एक पुराना जो मैंने पढ़ा वो ये कहते हैं कि ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है और ये दुनिया चलेगी भी अल्लाह के कानून से। तो जब अल्लाह के कानून की बात आती है तो वो उसका मतलब लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। मौलाना मौदूदी कहते हैं कि ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है और ये दुनिया चलेगी भी अल्लाह के कानून से ही। तो अल्लाह का कानून क्या है, इसको लेके लोगों की अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जितना मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह का कानून जो इस्लामिक स्टडीज़ के हिसाब से मैं समझता हूँ, जो आपने पहले ही कहा कि हम किसको फॉलो करते हैं, वो ये कि हम कुरान, पैगंबर और मूलतः मोटा मोटा जो इस्लाम कहता है उसकी बात कर रहे होते हैं। मुझे लग रहा है शायद मौलाना मौदूदी भी यही बात कर रहे होंगे। तो जब वो ये बात कर रहे होंगे कि अल्लाह के कानून से चलेगा, मतलब कुरान से चलेगा, एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब ये समस्या, ये एक जो मुझे फील होती है इसमें कि भारत जैसे देश में या किसी भी ऐसे देश में जहाँ पर जो जितनी भी कार्यप्रणाली चलती है वो तो एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो निर्मित, हमारे यहाँ भी एक संविधान है। तो भारत के अगर संचालित होगा तो वो कैसे बेहतर संचालित होगा, संविधान से होगा या कि कुरान से ज़्यादा बेहतर संचालित होगा? दरअसल आप जब संविधान की बात करते हैं या कानून की बात करते हैं, और आपने कहा कि कानून ज़मीन, देश का कानून और अल्लाह का कानून तो कुछ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ। तो मैं कानून को अगर आप डिफाइन जब करते हैं तो वो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो डेफिनेशन के, और उसमें वो जो बॉडी उस चीज़ को बनाती है उसको कानून की किताब में लिखते हैं सॉवरेन बॉडी। तो सॉवरेन की जो डेफिनेशन है वो कानून में किसी भी मुल्क के लिए सॉवरेन, उस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है उसको माना जाता है द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री इज़ सपोज टू बी सॉवरेन। ठीक है, अब सॉवरेन की डेफिनेशन में अगर आप ऑलमाइटी को सॉवरेन मानते हैं तो ऑब्वियसली ऑलमाइटी हैज़ द अथॉरिटी टू गिव दैट set of rules and regulations made for the human beings। ठीक है, तो people of this country, yes, people of this country or any country। तो वो सॉवरेन अथॉरिटी का एक्चुअली कंसेप्ट ये होता है कि भाई से फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इंसानों का एक वो है ग्रुप जिसको सॉवरेन पोजीशन हासिल है मुल्क के अंदर। ऑब्वियसली वो इंसानों को उतना नहीं जानता जितना उसको पैदा करने वाला जानता है। तो जहाँ तक इंसाफ की बात होती है, एक्चुअली क्या है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस जो है वो उसके अंदर अमन और इंसाफ के कायम करने का होता है कि इस मुल्क के अंदर, इस टेरिटरी के अंदर पीस एंड जस्टिस इस्टेब्लिश हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया जाता है। तो ऑब्वियसली जब हम कानून, अब मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ में जब ये देखता हूँ कि टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है।
सर्कमस्टांसेस आते हैं, सिचुएशंस आती हैं। जैसे मैं हिंदू लॉ पढ़ता हूँ, पहले इनहेरिटेंस में जो फीमेल होती है, जो लेडी है फैमिली की, उसको उसका शेयर नहीं होता था, लेकिन लेटर ऑन इट वाज अमेंडेड और वहाँ पे शेयर आया। अब वो शेयर आया कि साहब इक्वल शेयर होगा मेल और फीमेल का। अब फर्दर इफ़ एनी रिक्वायरमेंट कम्स कि वो चेंज भी हो सकता है प्रोपोर्शन। तो इस तरह की चीज़ें जब आप कानून पढ़ते हैं तो उसमें आती हैं कि टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते हैं। तो जब आप कुरान पढ़ेंगे, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कानून कौन सा वो होगा, तो जब आप कुरान पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारा ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको मिलता है। इससे फॉर एग्ज़ाम्पल इनहेरिटेंस की मैंने बात की, तो विरासत का कानून कुरान में पूरा जैसा का तैसा दर्ज है, जो मुस्लिम लॉ में फॉलो होता है। एक बात तो ये समझ लीजिए कि जब आप आशीष साहब देश का संविधान पढ़ते हैं तो ऐसा बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो एज़ इट इज़ फॉलो होती हैं। अंग्रेज़ों ने कानून बनाया, मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद आज भी हम उसी कानून के बहुत सारे हिस्से को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप कंपनी लॉ बनाया या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो वहाँ पे क्या है कि उसमें बहुत सारे चेंजेस रिक्वायर्ड ही नहीं है। एक पैटर्न सेट हो गया है, उस पैटर्न पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, कंपनीज बनाते हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से करार करते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें मेंशन है। तो हमने वही कानून उठा के मुल्क आज़ाद होने के बाद भी फॉलो कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें जो निज़ाम को चलाने की हैं, जो सिस्टम को चलाने की हैं, वो जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वहाँ से उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन बुनियादी बात जो इंसान को समझना चाहिए वो ये है कि इंसान का पैदा करने वाला जितना बेहतर उसको जानता है, उसकी ज़रूरतों को जानता है, और वो इंसान खुद नहीं जानता है। मतलब आपका कहना ये है कि किसी भी मुल्क के निज़ाम को चलाने वाला जो संविधान है वो एक अलग चीज़ है और कुरान अलग चीज़ है, उसको अलग तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। नहीं, मैंने अपनी बात बहुत वाज़ेह कह दी है। आपको उसको जैसे मैं समझना चाहता हूँ, मैं इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि जैसे सकता है, बट मैंने बहुत वाज़ेह ये बात कह दी कि कानून जो मुल्क में एग्जिस्ट करता है उसकी भी अपनी एक चीज़ें हैं जो उसकी कमियां कमज़ोरियां भी सामने आती रहती हैं, जिसको हम अमेंडमेंट की शक्ल में पूरा करते हैं। तो ये चीज़ें, ये प्रोसेस है। लेकिन जब हम कुरान को पढ़ते हैं, मैं आपको चाहूँगा कि आप कुरान को पढ़ें और उसका जो लीगल पोर्शन है उसको ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए कि इंसान का पैदा करने वाला इंसान की ज़रूरतों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है। ये बिल्कुल मैं कुरान भी पढ़ूँगा। एक चीज़, जैसे अब दोनों चीज़ों का जो मैं फ़र्क अभी तक जानता हूँ वो ये कि जैसे आपने कहा भी कि संविधान में, किसी भी देश के संविधान में ज़रूरत के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव, अमेंडमेंट, संशोधन होते रहते हैं। कुरान के बारे में ऐसा संभव नहीं है। ये अभी तक मैं जो जानता हूँ कि उसमें जो कुछ भी है वो एक फिक्स्ड है और उसमें कोई आगे पीछे कुछ नहीं किया जा सकता उसमें, और उसमें कोई ऐसा नहीं कि वक्त के हिसाब से कोई बदलाव करना है या बदलाव किया जा सकता है, ऐसी उसके लिए ये मान्यता नहीं है। कम से कम वो तो जैसा है वो रहेगा। तो उन दोनों में जैसे अब ये है कि मैंने इसीलिए ये बात आपसे कही कि आप कुरान पढ़ें, तो इंसान को पैदा करने वाले ने जो कानून दिया है वो कानून अटल कानून है, इसलिए वहाँ कोई चेंज नहीं होने वाला है क़यामत तक। इंसान जितनी चाहे ज़िंदगी में तरक्की कर ले और ये पूरी दुनिया तरक्कियों की सीढ़ियों पे जितना चाहे ऊपर चली जाए, उसके बावजूद जो रिक्वायरमेंट्स इंसानियत की रहेंगी वो उस कानून से फुलफ़िल होती है। तो इसका तो फिर एक अर्थ ये भी हो गया कि अब वो सब चीज़ इतनी कंप्लीट है, इतनी परफेक्ट है कि उस परफेक्ट होने की वजह से किसी और संविधान की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो उसी को फॉलो कर लेना चाहिए पूरी दुनिया को, या कम से कम देश को तो कर ही लेना चाहिए। जमात इस्लामी को ये डिमांड करनी चाहिए। आशीष आनंद साहब, यही आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करने का मुल्क का आइन हमें आज़ादी देता है कि हम एक आइडियोलॉजी को बिलीव करें और उसको प्रेजेंट करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में किसी भी रिलीजन को फॉलो करना, उसको प्रीच करना लिखा हुआ है। लिहाजा हम इस आइडियोलॉजी को लोगों तक लेके जाते हैं और एक
पब्लिक ओपिनियन इस पे बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जिसमें मैं और आप रहते हैं, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो यहाँ के आवाम है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, जो किसी भी सिस्टम को लाएंगे और हटाएंगे। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कि हम अपनी आइडियोलॉजी को, जिसको हम बिलीव करते हैं, उसको लोगों के सामने लेके जाएं और पब्लिक ओपिनियन जनरेट करें उस पूरे आइडियोलॉजी के ऊपर। हम आपसे कुछ मामले पे, अभी इसी मामले पर दोबारा बात करेंगे, क्योंकि अभी मेरा सवाल जो मैं आपके पास छोड़ दे रहा हूँ, दोबारा से बात करता हूँ मैं, कि जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और एक जो कुरान से संचालित या कहें कि खिलाफत का सिस्टम है, दोनों के फ़र्क को समझना चाहूँगा मैं आपका, क्योंकि अभी हमारे दूसरे मेहमान भी हैं हमारे साथ में। आपका थोड़ा परिचय। जी, मेरा नाम आरिफा खातून और मैं अपनी जो हमारा ये मंडल है बरेली, इसमें 5 ज़िले आते हैं, मैं इसकी नाज़िम हूँ। अच्छा, अभी हमारी अजीज़ साहब से जो बात हो रही थी, इसमें एक बात आई कि जैसे महिलाओं के अधिकार को लेकर उन्होंने बताया कि पहले भारत में हिंदू लॉ के थ्रू ऐसा था, फिर उसके बाद चेंज हुआ, फिर महिलाओं को कुछ और संपत्ति का अधिकार मिले। इन सारी चीज़ों को लेके इसी रोशनी में जो मैं पहले भी बात कर रहा था मौलाना मौदूदी को लेकर मैं फिर बात करूँगा इस मामले में, कि उनके बारे में मैंने पढ़ा, मुझे पता नहीं वो कितनी बात सच है या नहीं है, क्योंकि मैं उसके लिए अथॉराइज़ नहीं हूँ, मैं उसको जानता नहीं, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। उन्होंने कहीं पे ये बात कही है कि जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए उन्होंने बाहर बाज़ार और तमाम चीज़ों में, लेजिस्लेटिव या कहीं पर भी, या किसी पॉलिटिकल विंग में हेड होने को, तमाम चीज़ों को लेके उन्होंने मनाही की है, ऐसा मैंने पढ़ा। अब ये बात सही है नहीं है ये मुझे नहीं पता, आप बताएंगी पहले तो। जी, हेड होने की ही बात कहाँ से आ गई? अगर हम सबसे छोटे इंस्टीट्यूशन से चलें, यानी कि जो हमारी सबसे छोटी संस्था है सोसाइटी की, वो परिवार है। अगर हम वहाँ से चलते हैं तो वहाँ भी हेड किसको बनाया गया? नहीं, उन्होंने ये तो कहा है कि महिलाओं को जो है इस सारी चीज़ों में तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको परिवार को चलाना है, बच्चों को वो परवरिश करनी है, तमाम चीज़ें करनी है। ये छोटी संस्था का जब हेड पुरुष को बनाया, आप देखिए, आप भी सोसाइटी, चाहे हम अपने कंट्री में भी देखें, जहाँ भी देखें, किसी भी धर्म में देखें, हेड कौन होता है? जो इकोनॉमिक फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जो आर्थिक बोझ उठाता है, उसके ऊपर, उसके कंधों पर जिम्मेदारी डाली गई है और वो हेड है। इसी की तरह से अगर वहाँ भी अगर पुरुष हेड है तो इसमें हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और अगर मौलाना मौदूदी ने अगर ऐसी बात कही है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, ठीक है, हमारा हेड हैं वो, और हमें लेकिन साथ लेके चल रहे हैं, और हमारे साथ पूरे जो कंट्री है, जिस कंट्री में हम रहते हैं, वहाँ पर अगर कोई भी जो भी उत्थान के कार्य, तरक्की के कार्य जो भी हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हैं महिलाओं को साथ लेकर, तो उसमें क्या हर्ज की बात है? ये तो ऐसे मतलब गलत फहमी फैलाने वाली जैसे एक चीज़ है कि हेड वो नहीं हो सकते, तो हम इसी पे बात क्यों करें? हमारे साथ बहुत सारे मुद्दे हैं सोसाइटी को लेकर, जो हमारे सामने करप्शन है, शिक्षा है, और महिलाओं के रेप हैं, और जो महिलाओं का शोषण है। हम बहुत सारे मुद्दों पे बात कर सकते हैं बजाय इस मुद्दे के। नहीं, मुद्दे तो सभी होते हैं, वो उन मुद्दों पे भी ज़रूरी है बात करना, लेकिन महिलाओं की जैसे फ्रीडम की जब बात होती है तो उसमें ये भी बात होती है कि उनको भी रोज़गार, उनको भी नौकरी, उनको भी तमाम चीज़ों, बिजनेस, उनको भी पॉलिटिक्स, सभी जगह होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मौदूदी ने कभी ऐसा मना नहीं किया। अगर आपको ज़रूरत है तो बिल्कुल आप कीजिए, और इस्लाम भी देता है इसकी आज़ादी। मतलब हमारी अगर आप मॉडल देखें तो हमारे सामने मॉडल सेट हैं। अल्लाह के जो रसूल, जो ईशदूत हैं पहले, उनकी जो पहली जो वाइफ थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो एक बिजनेस वुमेन थी और बिजनेस टाइकून थी। बहुत बड़ा मतलब नाम है ये, बहुत। और उसके अलावा बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे अगर आप उस हिस्ट्री को पढ़ें, अल्लाह के रसूल की हिस्ट्री को अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत सारे नाम ऐसे मिल जाएंगे। कभी नहीं रुका। हमारी जो जमात इस्लामी हिंद है, यहाँ हमारे नेशनल लेवल पे भी अगर आप देखें महिलाओं के कार्य में, तो हमारी नेशनल लेवल के लिए ट्वीट नाम से एक हमारी संस्था है जो महिलाओं को के एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। बराबर के महिलाओं का एम्पावरमेंट हो एजुकेशन के फील्ड में और रोज़गार की फील्ड में, और वो रोज़गार कर सकती हैं, उन्हें कोई रोका नहीं गया, लेकिन उनको बोझ भी नहीं डाला गया। महिलाओं पे बोझ नहीं डाला है। ये सब बहुत बड़ी खूबी है इस्लाम की, कि जो फैमिली जब बनती है और एक परिवार वजूद में आता है, तो उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी पुरुष पर डाली गई।
ये अगर कोई परेशानी है, कुछ है, और ये ऐच्छिक तौर पर भी वॉलंटरी भी अगर महिलाएं करना चाहती हैं रोज़गार या जॉब, तो उनको रोका नहीं गया, लेकिन उन पर ये बोझ डाला नहीं गया, क्योंकि जो घर के अंदर जो काम था वो भी बहुत छोटा काम नहीं था, वो पूरी एक सोसाइटी के निर्माण का कार्य है। लोग उस काम को बहुत छोटा समझते हैं, इसलिए महिलाओं को इस बराबरी पे लाके खड़ा कर देते हैं कि आप जो है बराबरी का नारा दीजिए, और वो बस घर कुछ नहीं है, और फिर कहते हैं कि खाना खुद गर्म कर लो, और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम परिवार में रहते हुए बच्चों की तरबियत करते हैं, उनका प्रशिक्षण करते हैं, वही बच्चे तो बड़े होकर हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे। और आज के वक्त में आप देखिए कि मॉरल वैल्यूज़ एकदम डाउन होती चली जा रही हैं, ना ही स्कूल्स में वो एजुकेशन है, और फिर घरों में, क्योंकि एजुकेशन तो है, मतलब चाहे आप हिंदू ले लें, मुस्लिम ले लें, किसी को भी ले लें, एजुकेशन तो पे तो बहुत ज़ोर है, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हैं। मॉरल वैल्यूज़ का हिरास है, जिसे आप देखते हैं समाज में कि किस तरीके से हमारा समाज कितनी बुराइयों की गर्त में जाता चला जा रहा है। डे बाय डे आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता चला जा रहा है। अच्छा, आपका कितना वक्त हो गया होगा आपको जमात इस्लामी? मुझे 2016 में मेरी रुकनियत एक्सेप्ट हुई थी, और तब से मैं एक्टिव रोल प्ले कर रही हूँ। आपका जो अनुभव रहा जमात इस्लामी, बहुत सारे लोगों से आपका और भी मिलना जुलना आपके ऑर्गेनाइजेशन में के थ्रू भी रहा होगा, तो जो जमात इस्लामी में से जुड़ी हुई जो महिलाएं होंगी उनमें, और एक जो बाहर इसके अलावा जो तमाम और आम महिलाएं हैं, उन दोनों की जो है कहें कि बर्ताव, या उनके कहें कि उनकी अपनी जीवन में क्या अंतर कुछ दिखाई देता है? हाँ, जाहिर सी बात है, अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर हम जब हम इस तहरीक से जुड़ते हैं, जब हम इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो हम पूरे एक एजुकेशन हम जो मुताला करके आते हैं, और ये हमें एक शऊर देती है। इस प्लेटफॉर्म से हमें ये शऊर आता है, एक तो एजुकेशन हमें आम करना है, सबसे पहले शिक्षित करना है, क्योंकि हमारे जो ईशदूत हैं, लास्ट ईशदूत जो कि अब उनके बाद कोई नहीं आने वाला, उनकी ही जो पहली वही थी, उसका जो वर्ड था इक़रा कि पढ़ो, वो हमें सबसे ज़्यादा उस पर काम करना है। और जो अंतर नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि एजुकेशन की कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा, किस तरह की एजुकेशन वो होनी चाहिए? वो एजुकेशन दोनों तरह की होना चाहिए, जैसे मॉरल वैल्यूज़ भी होना चाहिए उस एजुकेशन में, और जो ये आज के टाइम में आप देखें करियर ओरिएंटेड एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसी की वजह से अब कहीं भी मॉरल वैल्यूज़ को उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। मॉरल वैल्यूज़ से क्या मतलब, कौन सी वैल्यूज़ ऐसी? मॉरल वैल्यूज़ आप देखते हैं कि बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, माँ बाप की इज़्ज़त, उनका आदर और सम्मान। और आप जब रहते थे एक सोसाइटी के अंदर, तो हमारी दूत का जो कथन है वो ये है कि वो कहते हैं कि वो ईमान वाला ही शख्स नहीं है कि अगर उसका पड़ोसी भूखा है तो हमारे पड़ोसी के भी हम पर हुकूक, मतलब हुकूकुल इबाद। इस्लाम जो है ह्यूमन राइट्स देता है। देखिए, आप ह्यूमन राइट्स की बात बहुत सारे कंट्रीज़ करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं, और कुरान भी ह्यूमन राइट्स की बात करता है, लेकिन वो बतदरीज बात करता है कि मानवाधिकार हैं। उसको क्या कहा, एक तो हुकूकुल्लाह हैं, ईश्वर के राइट्स हैं, और कुछ मनुष्यों के राइट्स हैं। ईश्वर के बाद माँ बाप का, उसके बाद आपके जो किन्स हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, यानी कि खून के रिश्तेदार, उसके बाद आपके आस पड़ोस में जो आपके लोग रहते हैं, फिर उसके बाद आपकी बस्ती का, आपके मोहल्ले का आप पर हक़ है, आपकी फिर उससे ऊपर उठकर आपके शहर का, उससे ऊपर उठकर आपके राष्ट्र का जहाँ आप रहते हैं, और फिर राष्ट्र से उठकर पूरी मानवता, मतलब हमारा जो है पूरी जो मानवता है, जो पूरी संसार है, ये हमारा कुनबा है, ये एक परिवार की तरह है जहाँ पर हमें वो करना है काम। अच्छा, एक चीज़ मैं, क्योंकि एक आपके सामने भी आया होगा, अब ये कहें राजनीतिक प्रचार भी है वैसे वो काफ़ी बड़े पैमाने पे, जिससे ये बात आती रहती है कि जैसे अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके भी काफ़ी चर्चा रही, वो बार बार ये बीच में आती रहती है ये बात। तो जो बर्थ कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग को लेके आपका क्या मानना है? बर्थ कंट्रोल को लेकर ये मानना है हमारा कि जिस ईश्वर ने आप अल्लाह कह लें, उससे आपने भी बात की थी ना, अल्लाह, और ये तो आप चाहे जिस लैंग्वेज में कह लें, गॉड कह लें, ईश्वर कह लें, है वो ब्रह्म कह लें, सब एक है। जब उसने पैदा किया तो उसने हमारे जीने के लिए जो ये वर्ड बनाया, उसके अंदर पूरी सब चीज़ें रख दी। तो ये सोचने वाले हम कौन होते हैं कि बर्थ को कंट्रोल करना, मतलब मैं उसके वो नहीं कह रही, मतलब हम कुरान कहता है वला तक़्तुलू औलादकुम, कि तुम अपनी औलादों को कत्ल ना करो, उनकी हत्या ना करो, सिर्फ इस डर से कि तुम गरीबी में चले जाओगे, मतलब गरीब हो जाओगे। या फिर मेनली अगर आप देखें कन्या भ्रूण हत्या पर बहुत बड़ा इस टाइम एक समस्या है कि रेशो भी घट रहा है, और ये कहाँ आप देख लीजिए, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कहाँ ज़्यादा कम है कन्या भ्रूण हत्याएँ होती हैं। तो यहाँ भी कहा गया है, सूरे तकवीर में अल्लाह ताला कहता है कि उस मरी हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया,
तो ये जो समस्या है, आज चाहे वो माँ के पेट में मार देने वाला एक मसला चल गया, पहले तो बाकायदा उसको दुनिया में आने के बाद 4-5 साल की उम्र में भी कत्ल किया जाता था, उसके ऊपर नाक पर नमक रख के भी और गला घोट कर, जिस तरीके से भी बहुत सारी तरीके थे उनके कत्ल करने के। लेकिन आज के टाइम में कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि पेट में ही औलाद को पता कर लिया कि क्या जेंडर है, उसको वहीं खत्म कर दिया। नहीं, एक तो ये कन्या भ्रूण हत्या, इस तो खैर हमारे यहाँ क्राइम भी माना जाता है। बताया ना कि मतलब जैसे एक फैमिली प्लानिंग आप फैमिली प्लानिंग को नहीं, फैमिली प्लानिंग की इजाज़त नहीं देता है, ईश्वर नहीं देता है उस तरह से, जिस तरह से आप कहना चाहते हैं कि मतलब औलाद को दुनिया में अगर आप वैसे प्लान कर लें, लेकिन अगर कोई चीज़ वजूद में है तो उसको आप कत्ल नहीं कर सकते, हत्या नहीं कर सकते। जी जी। दरअसल ये जो फैमिली प्लानिंग या जनसंख्या नियंत्रण की बात आप करते हैं, एक्चुअली अगर आप इसको देखें तो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज के हिसाब से देखें या और दीगर उससे, तो आप देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा रिसोर्स माना जाता है। हम इंडियंस हैं तो हमारा इंडिया का एक खासा है कि हम ह्यूमन रिसोर्स में बड़ा रिच हैं। ये जो थ्योरीज लाई जाती हैं और बर्थ कंट्रोल की बात की जाती है, जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है, उसके दलील के तौर पे ये कहा जाता है कि साहब रिसोर्सेज का क्राइसिस हो जाएगा। दरअसल ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम ये कहें कि साहब जनसंख्या पे कंट्रोल करो, बल्कि सॉल्यूशन ये है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं ताकि पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री में वो सपोर्ट करे, हमारी इकोनॉमी को बेहतर करे। तो गवर्नमेंट्स को आमतौर से ये जो जनसंख्या नियंत्रण की बात है, एक्चुअली ये आपने पहले ही कहा कि ये एक पॉलिटिकल इशू है। जैसे एक पॉलिटिकल इशू एक अपनी जगह इशू बनाया गया है। एक्चुअली ये सही मतलब साइंटिफिक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग नहीं है। ये साइंटिफिक एक तो ये कि डाटा मैनिपुलेशन होता है और डाटा मैनिपुलेशन करके लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और इतने साल में मुल्क में मुसलमान अक्सरियत में हो जाएंगे, जिसको बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने इस चीज़ को रद्द किया है कि ये डाटा का मैनिपुलेशन है पूरा और एक फॉल्स स्टेटमेंट इशू किया जाता है। ये आप जानते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की जिम्मेदारी ये होती है कि जो भी उसका ह्यूमन रिसोर्स है उसको इतना प्रोडक्टिव बनाने के लिए उसको पॉलिसीज़ बनाना चाहिए, अरेंजमेंट्स करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर वो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने का ज़रिया बने। हाँ, जो आप बात करें जैसे एक दो अलग अलग चीज़ें भी हैं इसमें। जैसे एक तो ये कि पॉलिटिकल इशू बनाना इसको कि जनसंख्या नियंत्रण और इसको लेकर, एक ये है कि बहुत सारे लोग खुद ब खुद मतलब कोई और, बल्कि सच बात तो यह है कि भारत में जो मतलब जन्म दर है, बच्चे पैदा होने की जो दर है वो पहले के मुकाबले अपने आप से ही कम होती चली गई है। वो हिंदू मुसलमान सभी में कम हुई है। वो मतलब उसका डेटा जो बताता है वो यही है कि सबका ऑटोमेटिक कम जो है दर हुई है उसमें बच्चे। मुनासिब बात है कि आप सही डाटा में बात कर रहे हैं। नहीं, ये सच बात है, ये तो डाटा ही है ये कि वो अपने आप से कम हो रही है। अब उतने कम होने के बावजूद आजकल जो है पॉलिटिकल इश्यूज जनरेट करने के लिए डाटा का मैनिपुलेशन जो होता है वो बड़ी ख़तरनाक बात है। एक आप इकोनॉमी को इस तरह से प्रेजेंट कर दें या फिर आप ये इस तरह के पॉपुलेशन कंट्रोल के इश्यूज़ को ऐसे प्रेजेंट करें, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ को जो है आप डाटा के साथ में छेड़छाड़ करके एक चीज़ जो अजीज भाई बहुत ख़राब चीज़ हो रही है जो अच्छी नहीं है मुल्क के लिए, क्योंकि वो एक गलत तस्वीर हमारे सामने ला के रख देती है जिसमें हम मुनासिब प्लानिंग नहीं कर पाते अपनी उन समस्याओं से लड़ने के लिए, जूझने के लिए और उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करने के लिए। जी, मतलब मैं जो दूसरी बात कर रहा हूँ वो ये कि जैसे एक जनरली अपने आप से जो एजुकेटेड लोग हैं तमाम, चाहे किसी भी उसमें समुदाय में हो, उनके यहाँ जो है पढ़ाई लिखाई और बच्चों मतलब परिवार को सीमित उसमें रखना, ये सारी चीज़ एक आम वो है। मतलब अगर आज किसी से जैसे कोई कहे कि 11 बच्चे कि 12 बच्चे ढूंढने निकल जाएगा तो मिलेंगे नहीं उसको किसी भी फैमिली में, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, कहीं नहीं मिलेंगे उसके। जैसे कुछ तो ऐसे होते हैं ना, मिथक गढ़ लिए जाते हैं, जैसे कि 4 बीवियां हैं, 4 बीवियां ढूंढने जाओ तो मिलेगी ही नहीं किसी की, एक बीवी। बिल्कुल सही, यही बहुत होती है कई तमाम लोगों के साथ। जी जी।
तो वो तो एक मिथक हैं, वो तो मतलब ऐसे गढ़ लिए हैं और चल रहे हैं वो। खैर हमारा आपका सवाल जो मैं आपसे कह चुका था वो उसमें अब हम बिल्कुल अंतिम उस पे आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जमात इस्लामी को लेके आप सवाल करें, क्योंकि हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से लोगों को कि इस 75 साल में जमात इस्लामी हिंद ने इस मुल्क के अंदर जो काम किया है, उस काम ने इस मुल्क के मुसलमानों को, क्योंकि हमने ख़ास फोकस पे उनको लिया, और इस मुल्क के आवाम को जिनके साथ हमारा एक खैर खाई का मामला है। यानी अगर हम किसी और मज़हब को जब हम जमात इस्लामी एड्रेस करते हैं तो हम अपने यहाँ जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो बिरादरान वतन की होती है, यानी हमारे मुल्क की भाई, ना कि हम गैर मुस्लिम लफ्ज़ ही अपने यहाँ टर्मिनोलॉजी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हम उनको कभी गैर नहीं समझते, बल्कि हमारा ताल्लुक़ खैर ख्वाही का होता है, उनके साथ एक वेल विशर का होता है। तो हम चाहेंगे आशीष साहब कि अपने इस इंटरव्यू में आखिर में इन चीज़ों को भी थोड़ा सा जी मैं बिल्कुल करूँगा, क्योंकि जमात इस्लामी की नहीं किसी एक उद्देश्य के साथ में 75 साल अपने पूरे किए हैं उसने, तो उसमें हम वो जिस गहराई में है वो उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। जैसे हमारा जो सवाल रह गया था आपसे वो इतना ही था कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम और एक खिलाफत सिस्टम में क्या फ़र्क है, ये हम थोड़ा जानना चाहते हैं। दरअसल ये भी एक बड़ी मतलब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि लोग खिलाफत सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम को कुछ अलग अलग समझते हैं। दरअसल खिलाफत का क़याम जब आप देखेंगे तो वो भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ कि जमात इस्लामी है एक ऑर्गेनाइजेशन। अब जमात इस्लामी में जो प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट कहीं से इम्पोज नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरे कैडर उनको जो है नीचे से ऊपर तक ग्रोम करके ऊपर तक वो आदमी आता है। एक्चुअली क्या है कि लोगों इस वक्त का जो पॉलिटिकल सिस्टम है मुल्क के अंदर, उसमें जो लीडरशिप है वो इम्पोज्ड लीडरशिप है। सिस्टम ऑफ लीडरशिप होना ये चाहिए कि ग्रूम हो के ग्रास रूट लेवल से जो आदमी निकल के आए, जो पब्लिक का आदमी हो, दरअसल वही पब्लिक को रिप्रेजेंट करे। तो खिलाफत भी यही है कि वो जो सबसे बेस्ट आदमी होगा, अल्लाह से डरने वाला, अपने मामलात में सबसे अच्छा, अपने अखलाक में सबसे अच्छा, अपने किरदार में सबसे अच्छा, वो नीचे से लाया जाएगा लोगों के ज़रिए से, और ला के वो उसको एक जगह दी जाएगी जिसको उस दौर में खिलाफत कहते थे। इस्लामिक टर्म खिलाफत है। लेकिन आज का जो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट हमारे इंडिया का है, यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ मतलूब है कि हम अपने लीडरशिप को ग्रास रूट लेवल से लाएं और सबसे बेहतरीन आदमी को जो है वो ऊपर लेके आए अपने में से। यही सिस्टम वो है और यही सिस्टम यहाँ है। इसमें तो यहाँ पे एक फ्लॉ है, वहाँ पे भी इलेक्शन होता है। अच्छा, वहाँ पे भी इलेक्शन होता है, और कोई भी इस तरह का प्रोसेस होगा इतनी बड़ी आवाम के अंदर तो उसके अंदर यही होता है। मतलब सिस्टम वही होगा कि एक कॉन्सेंसस एक पूरा डेवलप होगा एक शख्स को जो बिल्कुल जिसको ख्वाहिश भी नहीं है, जो कभी ये चाहता भी नहीं है कि मुझे यहाँ लाया जाए, उसको इसलिए लोग लाते हैं कि हम में से सबसे बेहतरीन आदमी है। और लोग लाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे उस कंट्री का जो पीपल हैं वो उसको लेके आते हैं उस मकाम तक। दैट इज़ ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। बाय द वे, आपको ये गलतफहमी है कि खिलाफत कोई बादशाहत का मुतबादिल है। बादशाह जो है वो हिरार्की होता है, जहाँ पे ख़ानदानी तौर से कोई साहब बादशाह है तो उनका बेटा भी बादशाह है। ऐसा नहीं है हरगिज़। यहाँ पे बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं, भी एक डेमोक्रेसी आपका कहना है। डेमोक्रेसी है, यस। तो अभी हमारे यहाँ जो सिमिलर आप बता रहे थे ये भी एक खिलाफत कह सकते हैं, नहीं? हाँ, लेकिन ये कि अभी यहाँ पे बहुत सारी नरेंद्र मोदी खलीफा हो गए क्या? बहुत सारे फ्लॉज हैं। बहुत सारे फ्लॉज ये हैं कि इस सिस्टम में जो मोस्ट डिज़र्विंग आदमी होता है वो नहीं लाया जाता, बल्कि सिस्टम इतना करप्ट हो गया है जिसको सही करने की ज़रूरत है कि एक क्रिमिनल आदमी भी एमएलए एमपी बन जाता है, एक माफिया आदमी भी एमएलए एमपी बन जाता है। फिर ये ज़रूरत होती है कि साहब इसको माफिया है और फलां है।
फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट। और हम जब इलेक्शन में जाते हैं वोट देने के लिए, 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो हम में से हमारे सामने चॉइस बुरों में से किसी कम बुरे को चुनने की होती है। ये है इस सिस्टम की विडंबना, जिसको दुरुस्त होना चाहिए और बेहतरीन लोगों को आना चाहिए आगे। तो उसका प्रोसेस है, लीडरशिप ग्रूम करने का प्रोसेस ये होता है कि लोग खुद अपने आप को प्रेजेंट ना करें कि मुझे ये बनाओ, बल्कि आवाम उनसे कहे कि तुम ये बनो, तब जाके वो सिस्टम सही होगा। और ये बिल्कुल निकाय सतह से होगा कि जब आपके लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो रहे हो तो मोहल्ले और वार्ड का बेहतरीन आदमी, जिसको आप कहें कि हर आदमी उसको मानता है कि सही सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, नेक आदमी है, सबका भला चाहने वाला आदमी है, इसके अंदर कोई करप्शन नहीं है, इसके अंदर कोई क्राइम इसने नहीं किया, उस आदमी को लोग लेके आए कि तुम हमारे वार्ड के मेंबर बनो। और शहर के लोग ये कहें कि ये सबसे बेहतरीन आदमी शहर का है, इस आदमी को हमारा मेयर होना चाहिए। वो खुद ना कहे कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बहुत अच्छा आदमी हूँ। असल में ये है इस सिस्टम की खराबी, और कोई बात नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसको इसी तरह से लाया गया, और हमारे सामने फिर चॉइस नहीं रहती है कि हम किस अच्छे आदमी को लाएं, क्योंकि जो पार्टीज़ लेके आते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी इसी तरह के लोगों को लाती हैं। तो ये बड़ी हमारे सामने विडंबना है, मुल्क के पूरे आवाम के सामने ये है कि हमारे पास बेहतर की चॉइस ही नहीं है। आशीष साहब, ये है असल मसला। जी, आप कुछ कहें? जी, मैं यही कह रही थी कि जैसे कि अजीज़ भाई ने बताया था कि सॉवर्निटी, संप्रभुता निहित कर दी गई हाँ जिस देश में हम रहते हैं जनता के अंदर, लेकिन कहाँ है जनता के लिए, बताइए आप। यहाँ तो ये कहा गया जनता द्वारा, जनता के लोगों के लिए और जनता के लिए चुना हुआ शासन होता है। तो संप्रभुता जनता में रखी गई, यहाँ प्रजातंत्र देश है क्योंकि हमारा, लेकिन कहाँ है बताइए जनता की भलाई के क्या कार्य हो रहे हैं जो हम अपने वो बता रहे हैं कि ये करप्शन की वजह से ऐसा जो है, रिप्रेजेंटेटिव हम चुनकर भेज रहे हैं, तो वो जो खिलाफत की आप बात कर रहे हैं ना, और रिप्रेजेंटेटिव हमारा रिप्रेजेंटेशन को ही खिलाफत कहा जाता है। वो हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव होता है जो खलीफा होता है, कोई नई वो अलग से चीज़ नहीं है उसके अंदर। लेकिन हाँ, कुछ खलीफा के साथ में एक चीज़ शामिल भी होती है उसमें, जो मेरे ख्याल से वो इस्लामिक टर्म में भी है, क्योंकि उसका इस्लाम का भी वो होना चाहिए उसको। ये एक डेमोक्रेसी से एक अलग बात भी है वो। जी, थोड़ा सा। अच्छा, ये अब हम आखिरी सवाल पे आते हैं। आखिरी सवाल ये है मेरा कि आपने जो बात भी कही कि हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो गैर मुस्लिम नहीं करते हैं, बल्कि बिरादराने वतन की बात करते हैं हम। तो ये बिरादराने वतन की जब बात हो रही है, तो मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। पिछले कुछ समय से, वैसे तो पुराने समय से ही चल रही है काफ़ी वर्षों से, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो फिर से एक कहें मुद्दा गर्म हुआ है। वो ये कि पसमानदा समाज को लेके चर्चाएं आई हैं कि मुस्लिम पसमानदा समाज के साथ में नाइंसाफ़ी रही है हिस्टोरिकली कुछ ऐसी, और उसको भी जगह मिलनी चाहिए। वो हर जगह उसके साथ में जो नाइंसाफ़ी रही है उसको दूर किया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें कोई ऐसा कास्ट को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है और जिसको दुरुस्त किया जाना चाहिए? देखिए, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ये जो आरएसएस का एजेंडा है और बीजेपी का डिवाइड एंड रूल का ये पूरा एजेंडा है, मुसलमानों में इस तरह की कोई तफरीक नहीं है। जब से होश संभाला तब से ये बात सुनी और देखी कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये जो यहाँ पे हमारे बिरादरान वतन की तरफ फिर मैं जाता हूँ कि वहाँ पे एक रिजिड कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, एक वर्ण व्यवस्था मौजूद है। तो गोया कि इस मुल्क के मुसलमानों को भी इस तरह से ले लिया गया कि यहाँ पे भी कोई रिजिड कास्ट सिस्टम चलता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हम में से खड़ा होके इमामत के लिए मुसल्ले पे हमारे आगे खड़ा होगा, चाहे वो किसी भी घर से, किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो। यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है कि जिसकी बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन होता हो। अलबत्ता यहाँ पे क्या हुआ कि मुल्क के अंदर जब रिज़र्वेशन की पॉलिसी आई, तो रिज़र्वेशन की पॉलिसी में हुकूमत ने कुछ इस तरह का एक क्लासिफिकेशन किया
यहाँ पे गजट वगैरह के ज़रिए से वो क्लासिफिकेशन करके कुछ लोगों को रिज़र्वेशन का, ओबीसी कैटेगरी का वो बनाया गया। तो लोगों को कुछ फ़ायदा इस सिलसिले में मिला, जिसको लोगों ने लिया। बहरहाल कि आज की तारीख़ में हम देखते हैं कि उस फ़ायदे की बुनियाद पे लोगों ने अपने सरकारी नौकरियां हासिल की, दाखिले हासिल किए वगैरह। लेकिन सोशली जब हम उसको देखते हैं तो सोशली इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन मौजूद नहीं है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने बैठा हूँ। अब असल चीज़ कहाँ साबित होती है कि साहब आप कास्ट को फॉलो करते हो या नहीं करते हो? तो मेरे ख़ानदान में आप मेरे रिश्तेदारियाँ देखेंगे तो हमने कहीं पे भी इस चीज़ को बरता नहीं है। मैं अपने भाई बहनों की हमारी शादियाँ हुई हों या उसके बाद की नस्ल की शादियाँ हो रही हैं, हमारे बच्चों की शादियाँ हो रही हैं, वहाँ पे हम कभी भी किसी से ये पूछते भी नहीं हैं कि आप किस ख़ानदान से हैं, किस बिरादरी से हैं। बिरादरी इस्लाम में सिर्फ पहचान का ज़रिया है, तारुफ का ज़रिया है। बिरादरी जो होती है, ख़ानदान जो होता है, वो सिर्फ पहचान का ज़रिया है, ऊंच नीच का ज़रिया नहीं है। बल्कि बेसिस ऑफ ऊंच नीच अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो इंसान की पायसिटी है, उसका तक़वा है। जो कौन इंसान अल्लाह से ज़्यादा डरता है, ज़्यादा नेक है, ज़्यादा मुत्तक़ी है, वो हम में से बेहतर है, वो है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा दिया, मतलब एक चार्टर्ड, आप उसको कभी पढ़िए आशीष आनंद साहब, वो एक चार्टर है ह्यूमन राइट्स का, और उसमें ये कहा गया कि आज मैंने दुनिया की हर ऊंच नीच को, किसी काले को, किसी गोरे पे, किसी अजमी को, किसी अरबी पे कोई बरतरी हासिल नहीं है। आज मैंने हर बरतरी को अपने पैरों तले कुचल दिया। तो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि इस्लाम में इस तरह का कोई डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत बड़ी बात हो गई, डिफरेंशिएशन भी नहीं है। ये इस चीज़ को लेकर, मैं इस्लाम को लेकर तो इस मामले में मेरी जानकारी ही नहीं है, तो मैं क्या बात करूंगा उसमें। लेकिन जो भारत के जो कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान हैं, उनके बारे में, जैसे ये अभी आप जो बता रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन इस चीज़ को हम देखते हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी कुछ फाइंडिंग्स, जो कि पहले की फाइंडिंग्स हैं, पुरानी हैं, उन्होंने भी जो 3 कैटेगरी में उन्होंने भी इस चीज़ को स्पष्ट किया है, और रिसर्च के आधार पे, कि मुसलमानों में भी 3 तरीके के जो है सेक्ट्स लगते हैं, जिसमें एक अशराफ हैं और अजलाफ हैं, अर्जाल हैं। इस तरह से उन्होंने डिवाइड। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो कैटेगराइजेशन है, ये सिर्फ आप उस पर कहिए फाइनेंशियली, कोई वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ऐसा नहीं कि कोई जन्म के आधार पर। देखिए, जन्म लेना ना ही मनुष्य के अपने बस में है, ये तो कहाँ वो पैदा होगा ये उसके अपने हाथ में नहीं है, और इस आधार पर किसी को कोई सुपीरियरिटी नहीं है। और अगर कोई ऊपर है या नीचे अगर आप देखें समाज में, तो वो सिर्फ आप फाइनेंशियल कंडीशन पे देख सकते हैं। अच्छा, आप बता सकती हैं, अर्जाल जिनमें आते हैं, जिन लोगों को भी कहा जाता है, उनमें से कोई इमाम है अभी कहीं, हो सकता है? हाँ, कहाँ बताइए, कोई एक उदाहरण बताइए, बरेली में बता दीजिए हमें। अब देखिए, इस तरह से जो बरेली की अजीज भाई बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के रेफरेंस में बताया है। दरअसल ये क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पे हिंदुस्तान में कैसे आया, वजूद में कैसे आया। देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो उस वक़्त ज़मींदारियाँ थीं लोगों के पास में, तो वहाँ पे जो इकनॉमिक, जैसे अभी हमारी आरफा साहिबा ने बताया कि इकनॉमिक कंडीशन की बुनियाद पे, या जो पेशे उन्होंने इख्तियार किए, वो पेशे जैसे मिसाल के तौर पे अंसारी बिरादरी कहलाती है। अंसारी बिरादरी को जो आम ज़बान में लोग कह देते हैं कि साहब वो जुलाहे हैं, ठीक है। तो जुलाहे मतलब ये कि वो कपड़ा बुनने के व्यापार से संबंधित काम करते हैं। जिस तरह से दीगर होता है कि धोबी हैं, चमार हैं, इस तरह के लोग अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए, उसकी वजह से उनकी एक पहचान बन गई। तो ये कोई, और हम अगर अब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं उस सोशल
कैटेगराइजेशन की या सोशल डिस्क्रिमिनेशन की आपने सवाल रखा था कि क्या यहाँ पे कोई पसमानदा टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है सोसाइटी के अंदर। दरअसल ये पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है रहा है उसका आउटकम है। तो उसमें अब रिज़र्वेशन की पॉलिसी के ज़रिए से कुछ लोगों के हालात ज़िंदगी के तब्दील हुए, वो बेहतर हुए। तो अब वो क्राइसिस भी नहीं रहा कि साहब हम रिश्ते तलाश करने जाते हों तो उसमें ज़रूर ये चीज़ देखते हों। ये बहुत मिनिमाइज़ होता चला जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं बरेली के अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पे तकरीबन 250 मुस्लिम डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कहलाते हैं, MS MD, वो प्रैक्टिस करते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड। और उनमें से अक्सर की शादियाँ जो हुई हैं वो डॉक्टर से ही हुई हैं। तो उसमें कोई बिरादरी का कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको। आप कहीं पे भी चले जाइए, आप देखिए कि किसी की भी किसी से बिरादरी बगैर पूछे शादी हो रही, तो कैसे हो रही है। मतलब अगर कोई चीज़ रिजिड सिस्टम के तौर पे मौजूद होता, जैसे कि एक वर्ण व्यवस्था वाले सिस्टम में मौजूद होता है कि जहाँ पे बाकायदा क्या कहते हैं पूरा एक गोत्र और तमाम चीज़ों का वो फॉलो होता है, वो पेरेंटल जो 5 जनरेशन फ्रॉम द फादर एंड 3 जनरेशन फ्रॉम द मदर का जो सिस्टम फॉलो होता है, वो चीज़ें अगर आप उससे कंपेयर करें तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपेयर तो नहीं किया जा सकता ऐसा क्योंकि देखिए वहाँ वहाँ भाई एक बात और लाजिम है, वो ये है कि एक कल्चर एग्जिस्ट करता है इंडिया का। उस कल्चर का कुछ इम्पैक्ट मुस्लिम्स के ऊपर भी है। तो हम जिससे मुतासिर हुए हैं, जिसमें जो है वो कहीं ना कहीं वो चीज़ कल्चर के तौर पे हमें कम्युनिकेट हुई। फिर ये भी एक फैक्ट है कि मुसलमान मतलब एक बड़ी तादाद मुसलमान इस मुल्क में वो लोग हैं जो जिनकी 4, 5, 6 जनरेशन में जाके वो इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम कबूल किया उन्होंने। तो इस्लाम कबूल किया तो जाहिर है कि वो बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनली वहाँ से कैरी करके लाए। तो वो चीज़ें ख़राबी के तौर पे हम उसको गिनते हैं और मानते हैं। अगर वो चीज़ किसी भी लेवल पे मौजूद है, हम इसकी हिमायत नहीं करते। आपने कहा अर्जाल कौन है, अशराफ कौन है, तो वी डोंट सपोर्ट दैट। ये हमारे ऊपर एक एलिगेशन है जिसको हमारी तरफ से नहीं है, वो हमें दूसरों की तरफ से दिया जा रहा है वो, और हमें बताया जा रहा है कि ये क्लासिफिकेशन तुम्हारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बिल्कुल सिरे से इनकार करते हैं, जिसका कि ऐसा कुछ सिस्टम इस्लाम में है ही नहीं। चलिए खैर, ये एक लंबा मुद्दा है जिस पर हमारी आपकी एक अलग से विशेष बात हो सकती है। और अभी के मसले पे जो आपने तमाम बातें हमारी दर्शकों ने सुनी कि कई मुद्दों पे हमने बहुत गहराई से बातचीत की है, और जमात इस्लामी जिस तरह से अपनी जो वैचारिकी है उसको वैचारिकी को जो स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने ले जा रही है, और उसके आधार पे वो लोगों को जो संदेश देना चाहते हैं उसको बाकी लोगों ने समझने की कोशिश की होगी। मुझे लगता है और लोग भी जानने की कोशिश करेंगे। सभी लोग को बहुत बहुत शुक्रिया।